पास वो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक्यूट का मकसद नॉर्मली होता है ट्रांजिएंट और क्रोनिक का मकसद होता है आपका जो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड से आ रहा हो। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ये होता है कि ट्रांजिएंट एंड अर्ली रिस्पॉन्स टू इंजरी और इन्फेक्शन। किसी भी इंजरी या किसी भी इन्फेक्शन के लिए कोई भी जो इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है, जो अर्ली रिस्पॉन्स आता है, उसे आप बोलते हो एक्यूट इन्फ्लेमेशन। करेक्टराइज्ड बाय न्यूट्रोफिल्स इन द टिश्यू ऑफन विथ एसोसिएटेड एडेमा। किस चीज़ से कैसे करेक्टराइज करते हो आप इसे? नॉर्मली जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो आपके एक्यूट के लिए डेजिग्नेटेड होते हैं और आपके जो लेम्फोसाइट्स होते हैं वो आपके क्रोनिक इन्फेक्शन के लिए डेजिग्नेटेड होते हैं। मैक्रोफेज दोनों जगह काम करता है। ठीक है, आपके मोस्टली क्रोनिक में करता है, लेकिन एक्यूट के 2-3 दिन में ही आपका मैक्रोफेज भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद लिख रहा है यहाँ पे कि भाई ऑफन विद एसोसिएटेड एडेमा। बिल्कुल, एडेमा तो क्लासिकल फीचर है, ट्यूमर बढ़ के है इन्फ्लेमेशन के लिए, कि उसकी कार्डिनल साइन है उसकी एक। रैपिड ऑनसेट होता है इसका, सेकंड्स टू मिनट्स में शुरू हो जाता है, एंड शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, मिनट्स टू डेज के लिए रहता है। इधर ये रिजॉल्व कर जाएगा या फिर क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। रिप्रेजेंट्स अ रिएक्शन ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम। अब इनेट और एडेप्टिव दो इम्यून सिस्टम होते हैं। इनेट इम्यून सिस्टम ये होता है कि जैसे आपकी म्यूकोजल लाइनिंग्स हैं या आपके ये न्यूट्रोफिल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, ये आपके इनेट इम्यून सिस्टम में आते हैं। ये इनेट का मकसद है कि फर्स्ट लाइन इम्यून सिस्टम, जो कि इनहेबिटेड या यूँ समझ लें कि जो पहला सबसे इमीडिएट रिस्पॉन्स है उसे आप इनेट इम्यून सिस्टम बोलते हैं। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम ये होता है कि आपकी बॉडी ने किसी चीज़ के लिए अडेप्ट किया, किसी ऑर्गेनिज्म के साथ, किसी पैथोजेंस के साथ। अब वो स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट आपने कोशिश की पहले कि आपने सारे जो भी आपके पैथोजन, जो भी कोई भी स्टिमुलस आ गया, ठीक है, कोई सा भी, ठीक है, लेस स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक कोई भी आ गया, आपका इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, हल्की सी आपको एलर्जी भी हो गई, ठीक है, वो भी आपका जो इन्फ्लेमेशन उसने दे दिया, इसको पहले वाला वो हो गया अक्यूट। अगर कोई स्पेसिफिक आपने रिस्पॉन्स देना है किसी खास ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, उसके लिए आपके नेचर ने आपके लिए दो चीज़ें रखी हुई हैं, एक आपका डी लिम्फोसाइट, दूसरा आपका बी लिम्फोसाइट। ठीक है, वो आपके एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में आते हैं, वो एंटीबॉडीज़ जनरेट करते हैं, फिर उनमें अलग क्लासेस सब हेडिंग्स आती हैं। एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एक आपकी एक्टिव इम्यूनाइजेशन होती है, दूसरी पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है। ठीक है, वो चीज़ें, मतलब एक्टिव इम्यून सिस्टम, पैसिव इम्यून सिस्टम, वो एक अलग मरहला है, उसका एक अलग टॉपिक है। अभी के लिए इतना याद रखना है कि इन्फ्लेमेशन का मकसद है कि भाई जो भी रैपिडली आपका जो भी इन्फेक्शन आ गया, एसोसिएटेड विद एडेमा आ गया, मिनट्स टू डेज में जो है वो रहता है, मिनट्स टू सेकंड्स टू मिनट्स के लिए अराइज हुआ और ख़त्म भी हो गया, उसको बोलते हो आप अक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब अक्यूट इन्फ्लेमेशन में आपकी क्या चीज़ होती है या क्या सीन बनता है आपका? तो इसमें ये होता है कि सॉरी, इसमें ये होता है कि आपका जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के स्टिमुलाई होते हैं वो, उसमें आपका इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकती है, फॉरेन बॉडीज़ हो सकती हैं, कोई सा भी कुछ भी प्रॉब्लम आ गई ना बॉडी के लिए, वो आपका काम ख़राब करवा देगी। मीडिएटर्स कौन से हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, यानी एक्यूट इन्फ्लेमेशन को होने में जो हेल्प कर रहा है, जो भी चीज़ें, जो भी उसमें मीडिएट कर रहे हैं, जो भी उसमें सेंस कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन को या जो है एंटीजन को, वो क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें आपके टॉल लाइक रिसेप्टर्स आते हैं, ठीक है, जो, और एरेक्डोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, यूजिनोफिल्स आते हैं, एंटीबॉडीज़ प्री एग्जिस्टिंग पहले से बनी हुई हों, कोई मास्ट सेल हो गया, बेजोफिल्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो गया, आपका हेगमन फैक्टर 12 हो गया। इन्फ्लेमेसोम क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट रिकॉग्नाइजेज द प्रोडक्ट ऑफ द डेड सेल्स, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स एंड क्रिस्टल्स, फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, लीडिंग टू एक्टिवेशन ऑफ इंटरल्यूकिन 1 एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। आपके साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन्स हैं कुछ, ठीक है, कोई एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, वो क्या करता है, आपकी डेड सेल की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनको एज एंटीजन प्रेजेंट करता है, या उसके अलावा क्या करता है, एक्टिवेशन करवाता है आपके इंटरल्यूकिन 1 और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की। ठीक है, ऐसे ही तो नहीं है ना कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आपका कैसे इनिशिएट होगा, कैसे एक्टिवेट होगा, तो वो आपकी ये खास एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है आपके पास, आपकी बॉडी के पास, वो सेल्स के अंदर मौजूद होता है। उसमें जो डेड टिश्यूज़ है, वो डेड जो चीज़ें जाती हैं या जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जाती हैं, उनके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आता है इंटरल्यूकिन 1 और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की फॉर्म में, और दूसरे काफ़ी मीडिएटर्स की फॉर्म में। चलें जी,
कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपके एक्यूट इन्फ्लेमेशन के? एक आपका वैस्कुलर कंपोनेंट होता है जिसमें आपकी वेजोडाइलेशन हो रही होती है, ठीक है। और दूसरा आपका कंपोनेंट होता है सेल्यूलर कंपोनेंट। वेजोडाइलेशन में क्या होता है कि इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो होती है एंड स्ट्रेसिस होती है, ठीक है, और एंड इंक्रीज्ड एंडोथेलियल परमेबिलिटी भी हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स ओपन्स एंड इंट्रा एंडोथेलियल जंक्शंस। ये पहले एक और लेक्चर में भी कॉन्सेप्ट ये दिया था, फिर से भी बना देते हैं। फॉर सपोज ये आपके एंडोथेलियल सेल्स हैं। ये आपके नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स हैं फॉर सपोज, ठीक है। अब मीडिएटर्स क्या करते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, ये छोटा पड़ जाएगा, ये छोटा पड़ जाएगा, ये छोटा पड़ जाएगा। अब इनके छोटा पड़ जाने की वजह से जो नॉर्मल ब्लड फ्लो इस तरफ से मूव कर रहा था, अब वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। सारी जो भी चीज़ें होंगी वो बाहर आ जाएंगी। अब ये जो चीज़ें बाहर आ गई हैं, इनसे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी एक्स्ट्रावाइजेशन हो जाएगी ल्यूकोसाइड्स की, आपकी एक्स्ट्रावाइजेशन हो जाएगी न्यूट्रोफिल्स की, और दूसरी काफ़ी प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब वैस्कुलर में वेजोडाइलेशन से क्या होगा, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो हो जाएगा और ब्लड वहाँ पर रुक भी जाती है, जिसकी वजह से एंडोथेलियल परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। और कॉन्ट्रैक्शन जब हो जाएगी तो आपके सेल्स ओपन हो जाएंगे और इंट्रा एंडोथेलियल जंक्शंस भी ओपन हो जाएंगे, जिससे फ्लूइड जो है वो बाहर निकलेगा और आपकी स्वेलिंग हो जाएगी। अब इसका मकसद क्या होता है, टू ब्रिंग द सेल्स एंड प्रोटीन्स टू साइट ऑफ इंजरी एंड इन्फेक्शन। यहाँ से जब चीज़ें बाहर आ जाएंगी तो वो वहाँ पर इन्फेक्शन को फाइट करेंगी। उसके बाद सेलुलर में क्या होता है, एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स मेनली न्यूट्रोफिल्स फ्रॉम द पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स, अकमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन फोकस ऑफ इंजरी, ल्यूकोसाइट लीड्स टू ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन। भाई आपका जो ल्यूकोसाइट होते हैं वो सारे बाहर निकल आते हैं पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल से। फॉर सपोज ये आपकी आर्टरी है, ये आपकी कैपिलरी है, ये आपकी वेन है, तो ये जो जगह है ये आपकी पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल है। यहाँ से जो है वो सारा ये फ्लूइड बाहर निकल आता है, ठीक है। यहाँ से ये फ्लूइड बाहर निकल आएगा तो ये आपकी एडिमा करवा देगा यहाँ पे, तो ये आपकी एडिमा करवा देगा यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद अब अकमुलेशन हो जाएगी ल्यूकोसाइड्स की वहाँ पे, और ल्यूकोसाइड एक्टिवेट होंगे। ल्यूकोसाइड एक्स्ट्रावाइजेशन के चार जो है स्टेप्स होते हैं, मार्जिनेशन, रोलिंग, एडिशन, ट्रांसमाइग्रेशन एंड माइग्रेशन और कीमोट्रिक्शन। इनको नीचे प्रॉपरली पढ़ना है वैसे भी, इसीलिए मैं यहाँ पर इनको जो है वो डिफाइन नहीं कर रहा है इतना, लेकिन ये चार स्टेप याद रखने चाहिए। भाई आउटकम्स क्या होंगे आपके इस पूरे सिस्टम जो आपका बना था, आपका जो भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन था, इधर रेजोल्यूशन हो जाएगी या हील हो जाएगा आपका पूरा इन्फ्लेमेशन, जिसमें आपका इंटरल्यूकिन 10 और TGF बीटा जो है वो काफ़ी क्लासिकल रोल अदा करते हैं। या फिर परसिस्टेंट एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इंटरल्यूकिन 8 जो है वो उसमें आपकी रोल प्ले करेगी। या फिर एब्सेस बनना शुरू हो जाएगी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी जो कि वार्ड ऑफ होगी बाय फाइब्रोसिस। फॉर सपोज ये इन्फ्लेमेशन है ना, यहाँ पे आपकी ये पूरी इन्फ्लेमेशन है, अगर यहाँ पर इसकी फाइब्रोसिस हो जाए, यहाँ पर इसकी फाइब्रोसिस हो जाए, ठीक है, पूरी ये यहाँ पर हार्ड बन जाए, तो ये आपकी एब्सेस बन जाएगी। इसको आप बोलते हो एब्सेस। इस पूरे जो आपका ये यूनिट है इसको आपने बोल दिया कि ये आपकी एब्सेस है, ठीक हो गया। एक्यूट इन्फ्लेमेशन वार्ड ऑफ बाय फाइब्रोसिस। या फिर आपका ये अगर ये यहाँ तक भी नहीं, अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय मैक्रोफेजेस एंड अदर एपीसीज। भाई जो आपका एंटीजन, ये यहाँ पर जो डेड टिश्यू है उसका एंटीजन मैक्रोफेजेस जो है वो उसको इनगल्फ करते हैं, MHC क्लास 1 या MHC क्लास 2 की फॉर्म में वो जो है उसको बाहर निकालते हैं, उस एंटीजन को बाहर प्रेजेंट करते हैं। फॉर सपोज ये आपका मैक्रोफेज है, इसमें आपका एंटीजन जो है इसने आपका इनगल्फ कर लिया, बाहर से ये एंटीजन इसने उठाया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस एंटीजन को मेटाबोलाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा कि ये फॉरेन बॉडी है, तो इसको क्या करेगा, इसको बाहर भेजेगा। यहाँ पर इसकी प्रोटीन्स होती हैं जिसको बोलते हो आप MHC क्लास 1 या MHC क्लास 2, या फिर ये इस एंटीजन को यहाँ पे प्रेजेंट कर देगा इस तरह से। फिर ये T सेल्स के पास जाएगा, CD4 प्लस जैसे MHC क्लास 2 है ना, ये MHC क्लास 2 है फॉर सपोज, तो ये जाएगी आपके CD4 प्लस सेल्स के पास, इनको जाके CD4 प्लस सेल्स यहाँ पर है फॉर सपोज, ठीक है। ये यहाँ पर आके इनके साथ इस तरह से एक्ट करवाएगी। जब ये इसके साथ बाइंड करेगा तो ये T सेल्स जो होंगे वो
डिफरेंट चीज़ें, फॉर सपोज ये बाइंड हो गया, ठीक है, ये आपका बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद आपका जो टी सेल है वो डिफरेंट चीज़ें बाहर, डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बाहर की तरफ रिलीज़ करवाएगा। तो उन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होने की वजह से इन्फ्लेमेशन को और जो है वो हेल्प मिलती है, इसीलिए इनको बोलते हैं CD4 टी हेल्पर सेल्स। अगर यहाँ पर CD8 टी सेल होता तो उसके लिए MHC क्लास 1 चाहिए होती है, लेकिन वो इन्फ्लेमेशन को हेल्प नहीं करता, वो डायरेक्ट जो सेल्स होते हैं उनको ही वो किल कर देता है, इसीलिए उनका नाम ही साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है। चलें जी, उसके बाद हम चलते हैं मैक्रोफेज प्रीडोमिनेट इन द लेट स्टेज ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ये बात पहले भी कर ली थी हमने। पीक 2 to 3 days आफ्टर द ऑनसेट एंड इन्फ्लुएंस आउटकम बाय सीक्रेटिंग साइटोकाइंस। साइटोकाइंस जो है वो रिलीज़ करवा के वो क्या करता है, आउटकम को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। मैक्रोफेजेस जो होते हैं आपके, कि इधर वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है, या उसका जो भी आउटकम हो रहा है वो डिपेंड करता है आपके साइटोकाइंस पे। तो मैक्रोफेजेस आफ्टर 2 to 3 days या 2 to 3 days में आपके पीक करते हैं आफ्टर द ऑनसेट। अच्छा जी, ल्यूकोसाइट एक्स्ट्रावेजेशन, जस्ट अ मिनट। जो ल्यूकोसाइट एक्स्ट्रावेजेशन है वो आपके अक्यूट चाहे क्रोनिक दोनों ही इन्फ्लेमेशंस का जो है ना वो एक यूँ समझ लो कि रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। उसका मेन जो पॉइंट है वो इस चीज़ पे लाया करती है। फॉर सपोज एक इन्फेक्शन हुआ, एक इन्फेक्शन हुआ, उसके अगेंस्ट अब इन्फ्लेमेशन होना शुरू हुआ है, सेल्यूलर इंजरी बोलते हैं, फॉर सपोज सेल्यूलर इंजरी हो गई, ठीक है। अब एक्स्ट्रावेजेशन प्रीडोमिनेटली अकर्स एट द पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल, ये बात हो गई। अब क्या होता है, नॉर्मली ये आपके ब्लड वेसल है, नॉर्मली जो आपके WBC होते हैं ना वो यहाँ पर सेंटर में लाया करते हैं फॉर सपोज, और जो आपके WBC होते हैं ना उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक हो गया। अब इसका ये जो है, अब जो WBC है यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके दो रीज़न है, एक तो इसकी जो है यहाँ पर फॉर सपोज सेलुलर इंजरी हो गई, ठीक है, ये स्प्रेड अपार्ट हो गए आपस में, यहाँ पर कोई सेलुलर इंजरी हो गई, ठीक हो गई, ये सेलुलर इंजरी हो गई। तो ये जो WBC से ये ऊपर आना शुरू हो जाते हैं ताकि यहाँ पर ये आके अपना फाइटिंग एफिशिएंसी शो कर सकें, ठीक है, यहाँ पर ये आना शुरू हो जाएंगे। एक और रीज़न भी है इनके यहाँ पर आने का, वो रीज़न ये है कि जो आपके RBCs होते हैं ना वो लाइट वेट होते हैं। आपके जो RBCs होते हैं उनको बड़ा जो है वो शेप ही बनाते हैं इनको। फॉर सपोज ये आपकी RBC है, ये आपके लाइट वेट होते हैं, ठीक है, ये मैंने बड़े बना दिए जस्ट ज़ाहिर करने के लिए। ये नॉर्मली आपके पेरिफेरी पे होते हैं। अब जब इनको फिब्रिनोजिन कोट कर लेती है ना, तो ये ज़्यादा वेट में इनको फिब्रिनोजिन ने कोट कर लिया है, इतना बड़ा तो नहीं कोट करती, बिल्कुल छोटा सा कोट करती है इसके सराउंडिंग, ठीक है। एक मिनट, जब इसने यूँ फिब्रिनोजिन ने इसे कोट कर लिया ना, अब ये हैवी हो जाते हैं, जैसे ये सेडिमेंट में नीचे आ जाते हैं ना, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो हमने टॉपिक पढ़ा था, उसी तरह से ये अब मिडिल में आना शुरू हो जाते हैं। अब जब ये मिडिल में आना शुरू हो गए तो ये WBCs को हटा देते हैं और ये पेरिफेरी में आ जाते हैं। तो इसके दो रीज़न्स हैं, ये दोनों याद कर लो, लेकिन प्राइमरी रीज़न यही है कि WBCs को फाइट करना होता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन, और हेल्प करनी होती है इन्फ्लेमेशन में, इसलिए वो ऊपर चले आते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मार्जिनेशन। और मार्जिनेशन ये जैसे यहाँ पर उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब मार्जिनेशन तो हो गई, उसके बाद रोलिंग होती है इसकी, ठीक है। WBC जो होते हैं आपके रोल करते हैं, ठीक है। अब रोल किस तरह से करते हैं, रोल इस तरह से करते हैं, लाइक ये जो आपके WBC है ना वो इस तरह से घूमते घूमते यहाँ से वेसल वॉल के अगेंस्ट जो है वो रोल करते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ से रोल करते करते जाते हैं। रोल करने में किस चीज़ का रोल होता है, रोल करने में लाइक ये जो घूमते हैं इसमें आपका कौन किसका पार्ट होता है, वो होते हैं आपके ई सिलेक्टिन और आपके पी सिलेक्टिन। जो ई सिलेक्टिन और पी सिलेक्टिन होते हैं वो आपके पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल यानी न्यूट्रोफिल पर होते हैं, इमेजिन करते हैं ल्यूकोसाइट पर होते हैं, ठीक है। ये जो ई सिलेक्टिन है ये आपके यहाँ पर एक चीज़, ये जो एंडोथेलियम पर एक चीज़ से बाइंड करता है, और ये जो चीज़ है वो आपकी होती है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, वो आपकी ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिससे ये बाइंड करता है, ठीक हो गया। उसके बाद आपका ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ई सिलेक्टिन अपने रिसेप्टर के साथ पी सिलेक्टिन, ये इस तरह से रोल करते जाते हैं, एक लाइक ये आहिस्ता आहिस्ता से घूमते फिरते जाते हैं, ठीक है। ये अपनी स्पीड को जो है वो लिमिट करते जाते हैं ताकि ये सारा प्रोसेस इसलिए हो रहा है ताकि ये वॉल के साथ अटैच हो सके। उसके बाद ई सिलेक्टिन ने अपना काम कर लिया, पी सिलेक्टिन ने अपना काम कर लिया। भाई ई सिलेक्टिन के लिए खास चीज़ क्या है कि इसको अपरेगुलेट या इसको बनाने में कौन हेल्प करता है, वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद
आपका पी सिलेक्टिन कहाँ से आते हैं, वो आप कहते हैं वाइपल प्लाटी बॉडीज से। ग्लाइकेम 1 और CD34 भी आपके जो हैं वो रोलिंग या आपके रोलिंग में हेल्प करते हैं। ये अलग से यूँ समझ लें कि एक एजेंट्स हो गए, जैसे आपके ई और पी सिलेक्टिन हैं। ल्यूकोसाइड पर आपके साइलाइल लुइस एक्स और साइलाइल लुइस एक्स और एल सिलेक्टेंस जो होते हैं, ये आपके ये भी जो हैं वो ये आपके यहाँ पर होते हैं, ठीक है। जो आपके ई सिलेक्टेंस और पी सिलेक्टेंस हैं वो आपके एंडोथेलियल लेयर पर होते हैं, ठीक है। ये आपकी एंडोथेलियल लेयर पर होते हैं। और जो आपके जो यहाँ पर होते हैं आपके शायद मैंने मिस्टेक कर दी थी बताने में, मे बी, ठीक है, या मैंने सही भी बताया, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद, ठीक है। देख लो, ई सिलेक्टिन जो होते हैं और पी सिलेक्टिन जो होते हैं आपके एंडोथेलियम पर होते हैं, ठीक है। इनको बनाने में हेल्प करता है आपका TNF और IL-1 इंटरल्यूकिन 1 और ग्लाइकेम 1 और आपके CD34 भी आपके एंडोथेलियल लेयर पर होते हैं। अब आपके जो लाइगेंड्स होते हैं इस पे बाइंड करने वाले सेल पे, न्यूट्रोफिल पे, वो आपके होते हैं साइलाइल लुइस एक्स और आपके एल सिलेक्टिन। ये जो चीज़ें हैं साइलाइल लुइस एक्स ये आपकी ग्लाइकोप्रोटीन है जो आपके ई सिलेक्टिन और पी सिलेक्टिन के साथ बाइंड करती है, और आपके एल सिलेक्टिन्स भी होते हैं जो बाइंड करते हैं। अच्छा जी, अब रोलिंग हो गई, मार्जिनेशन हो गई, पेरिफेरी पर आ गए, रोलिंग हो गई इनकी, उसके बाद टाइट बाइंडिंग होती है, एडिशंस बनते हैं, ठीक है। डिफेक्टिव इन ल्यूकोसाइड एडिशन, अच्छा ये डिफेक्टिव इन ल्यूकोसाइड एडिशन डेफिशिएंसी टाइप 2, इसको अभी के लिए छोड़ दो, इस पर बाद में आते हैं। टाइट बाइंडिंग होती है, एडिशंस होती हैं। एडिशंस किसकी हेल्प से होती है, ये होती हैं आपके IKM-1 की हेल्प से और VKM-1 की हेल्प से, ठीक है। IKM-1 और VKM-1 आपके एंडोथेलियल लेयर पर हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके जो है ना CD34 बोलते हैं आपके IKM-1 को, और VKM-1 CD106, और ल्यूकोसाइड पर होते हैं CD18 और CD11 और 18 इंटेग्रिन्स, LFA1 और MEC1, VLA4 इंटेग्रिन्स। इंटेग्रिन और आइकेम का आपस में मिलना बहुत ही, जैसे आपकी मार्जिनेशन या रोलिंग थी ना, रोलिंग में आपके ट्रांजिएंटली वो अटैचमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर आपकी बहुत टाइट जो है ना वो अटैचमेंट होती है। अब इस टाइट अटैचमेंट की वजह से क्या होता है कि आपका जो न्यूट्रोफिल है वो बिल्कुल ही वाल के साथ अटैच हो जाता है और ट्रांसमाइग्रेशन के लिए तैयार हो जाता है। ट्रांसमाइग्रेशन का मकसद है, माइग्रेशन का मकसद था सेंटर से पेरिफेरी में आना। अब इस लेयर को जो क्रॉस करना है, एंडोथेलियल लेयर को जो क्रॉस करना है, वो काम उसको बोलते हो आप ट्रांसमाइग्रेशन। ये आपकी मार्जिनेशन और रोलिंग हो गई, टाइट बाइंडिंग हो गई, डायपिडेसिस या ट्रांसमाइग्रेशन हो गई। उसके बाद एंड में होती है आपकी माइग्रेशन, यानी अगली वॉल की तरफ से निकल जाना, वॉल की तरफ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चले जाना। ट्रांसमाइग्रेशन क्या होती है, WBC ट्रैवल बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स एंड एग्जिट द ब्लड वेसल्स। वही बात, PKM-1 आपका हेल्प करवाता है इसमें, जिससे आप CD31 बोलते हो, ये आपका PKM पड़ा हुआ है, ठीक है, जिससे आप CD31 बोलते हो। और PKM जो है वो आपका एंडोथेलियल लेयर पर भी होता है, आपकी ल्यूकोसाइड लेयर पर भी होता है, जो आपकी ट्रांसमाइग्रेशन में हेल्प कर रहा होता है। आपका लास्ट जो चीज़ होती है वो होती है माइग्रेशन, जिसमें आपके WBC जो होते हैं वो ट्रैवल कर जाते हैं थ्रू द इंटरस्टिशियम टू द साइट ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन, गाइडेड बाय द कीमोटैक्टिक एजेंट। कीमोटैक्टिक एजेंट्स या कीमोटैक्टिक सिग्नल्स जो होते हैं वो आपके इंटरस्टिशियम वाली साइड पर पड़े होते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है आपकी, C5A हो गई, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, इंटरल्यूकिन 8 मीडिएटर हो गया, लेकोट्राइन B4 मीडिएटर हो गया, 5-HETE आपका मीडिएटर हो गया, कैल्करीन मीडिएटर है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हो गया, N फॉर्माइल मिथ्योनिन पेप्टाइड्स, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके न्यूट्रोफिल्स को या आपके WBCs को या आपके ल्यूकोसाइड्स को अपनी तरफ बुला रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियम या टुवर्ड्स द एरिया वेयर इन्फ्लेमेशन इज गोइंग ऑन। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर जो लिखी हुई है CD18 की डेफिशिएंसी। अब अगर CD18 की डेफिशिएंसी हो जाती है ना तो एक मसला हो जाता है, आपकी उम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है ना बच्चे के अंदर, वो सेपरेट नहीं हो पाती। उसका रीज़न ये होता है कि उम्बिलिकल कॉर्ड की सेपरेशन का मैकेनिज्म नेक्रोसिस होती है। इस्कीमिया होती है, पहले नेक्रोसिस, इस्कीमिया के बाद नेक्रोसिस, नेक्रोसिस के बाद वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है जो वॉल ऑफ कर देता है पूरे उसको सेटअप को, और वॉल ऑफ होने की वजह से, वॉल ऑफ किससे होता है, यही इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म होता है आपका, यही मैक्रोफेजेस होते हैं, यही आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो उसको वॉल ऑफ करवाते हैं या उसकी नेक्रोज्ड टिश्यू को से ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर CD18 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एडिशन होगी नहीं, आपके न्यूट्रोफिल वॉल के साथ बाइंड करेंगे नहीं, तो आपकी नेक्रोसिस प्रॉपरली नहीं होगी और आपका जो टिश्यू जो नेक्रोस होकर ख़त्म होना था, सेपरेशन होनी थी उम्बिलिकल कॉर्ड की, वो नहीं हो पाएगी। इसी तरह से आपकी जो फिंगर्स होती हैं, ये बचपन में जब आप फीटस होता है, फीटस के अंदर जो होती है ना, ये वेब्ड होती है, एक दूसरे से मिली हुई होती है, तो इनमें जो होती है वो
नेक्रोसिस होती है, एपोप्टोसिस होती है, जो इनको जो है सेपरेट करती है। तो ये भी प्रॉब्लम आ सकता है कि आपकी ये जो वेब्ड फिंगर्स हैं या वेब्ड टोज़ हो, वो सेपरेट ना हो पाए। लेकिन उम्बिलिकल कॉर्ड की सेपरेशन जो होती है वो क्लासिकल सिनेरियो आपके पास आ रहा होता है। उसके बाद ये चीज़ है कि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से और ये हो सकता है कि आपके साथ कि भाई आपका जो पूरा जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, लाइक पस फॉर्मिंग इन्फेक्शंस बार बार बनते रहेंगे और न्यूट्रोफिल कंटेंट आपकी ब्लड में बढ़ जाएगा, क्योंकि वो वॉल के साथ अटैच हो ही नहीं रहा, सारा का सारा पेरिफेरी में वो आपका घूमता रहेगा। तो ये आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन था। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, कोशिश करूँगा कि कोई किसी और बुक से या कहीं से इनको और भी सम अप किया जाए, लेकिन मेजर या मेनली चीज़ें यही हैं जिन पर हमें फोकस करना है अभी के लिए। थैंक यू सो मच।